अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वसीम अली और आप वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपने दिल की बहुत सी बातें जो वो बता दी है। बहुत कुछ उन्होंने कह दिया है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के हवाले से उन्होंने क्या बात की कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की कौन सी उनको आदत या कौन सी बात जो वो उन्हें पसंद है, किन अल्फाज के साथ तारीफ की गई। और दूसरी बात कि इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से बड़ा एम उन्होंने इशारा दिया है। अब इमरान खान की रिहाई किन कंडीशंस के ऊपर हो सकती है, क्या इमरान खान की रिहाई मुमकिन भी है या नहीं, अगर मुमकिन है तो कंडीशंस क्या होगी। आर्मी चीफ ने बहुत कुछ बता दिया और साथ में अमेरिका और चाइना के साथ जो पाकिस्तान के तलकात हैं उसके ऊपर भी पाकिस्तान के मौकफ की वजाहत कर दी। तो क्या कुछ तफसीलात हैं ये हम आपके साथ अभी शेयर करने जा रहे हैं। सो आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है और इस वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो नाज़रीन, आपको भी पता है कि तरीके साहब का फोकस सारा एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर है, यानी कि खान साहब ने अपनी जितनी भी उनकी क़यादत है उनको एक ही बात बताई हुई है कि आप सियासतदानों को छोड़ें, आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करें। आप एस्टेब्लिशमेंट से मुझे जो वो थोड़ा सा स्पेस निकाल के दे दें। मामला ये है कि एस्टेब्लिशमेंट मुंह नहीं लगा रही खान साहब को। मुंह इसलिए नहीं लगा रही, आपको याद होगा 26 और 27 तारीख को जब इन्होंने लॉन्ग मार्च किया था इस्लामाबाद के अंदर, और इस्लामाबाद के अंदर शंघाई तामन तंजीम का इजलास था, तो उस वक्त ये कहा जा रहा था कि बैकडोर चैनल्स के जरिए से तरीके साहब की बातें हो रही हैं। लेकिन उस वक्त पूरे के पूरे सिस्टम को तबाह करने वाला, पूरी की पूरी उस जो मुज़ाकरात हो रहे थे बैकग्राउंड चैनल्स के जरिए से, तो उनको सबोताश करने वाली बुशरा बीबी और गंडापुर साहब थे। यानी गंडापुर साहब तो शायद नहीं थे इस चीज के अंदर इतने इन्वॉल्व जितने बुशरा बीबी। बुशरा बीबी को गंडापुर साहब ने रोका था कि आप जो वो इस्लामाबाद की तरफ न जाएं, ठीक है, डी चौक में आपको जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन बुशरा बीबी लड़कर नाराज होकर इस्लामाबाद आई थी और बजाय संजानी के मकाम जो उन्हें दिया गया था कि वहां पे आप बैठे, वहां पे प्रोटेस्ट करें, ये डी चौक के अंदर चली गई थी। और फिर जो मुज़ाकरात हो गए थे ना सर, वो खत्म हो गए थे। जो कुछ इन्होंने वहां पे जाके किया, इनको माना भी किया गया, इनको स्पेस भी दी जा रही थी, लेकिन इसके बावजूद जब इन्होंने कहा तो अगलों ने कहा नहीं, आप जो है वो इस काबिल नहीं है कि आपसे बात की जाए, आप इस काबिल है ही नहीं। और उसके बाद तरीके इंसाफ के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट के मुकम्मल दरवाजे जो वो बंद है, चाहे वो बैकडोर चैनल्स के थ्रू या फ्रंट डोर्स के जरिए से, वो मुकम्मल जो उसके बाद बंद हो गई। यानी कि स्टैंप लग गई है कि ये काबिल भरोसा जो है वो लोग नहीं है, इनसे हमने बात नहीं करनी। अच्छा, अभी वो एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। आर्मी चीफ बर्सल्स के अंदर है, वहां पे जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उन्होंने इनके एजाज के अंदर जो वो एक पार्टी रखी थी, उस पार्टी के अंदर एक सीनियर साफी है, वहां पे वो मौजूद थे और वहां पे कुछ आर्मी चीफ के साथ उन्होंने जो वो बातें की हैं। बहुत से सवाल जो कौम के दिलों के अंदर उठ रहे थे ना, वो सवाल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से पूछे गए। अच्छा, वहां पे जो उनसे अहम सवाल पूछा गया वो तो सबसे पहले था कि भाई आप वाकई में इंटरेस्टेड हैं इस चीज के अंदर कि आप जो वो सदर पाकिस्तान बनने जा रहे हैं। बेसिकली मैं अगर नाम बता दूं तो सोहेल बुड़ाइच है, उन्होंने वहां पे मौजूद थे, उन्होंने जो वो सवाल किए आर्मी चीफ से। अच्छा, उनसे जब ये सवाल किया गया कि क्या आपकी कोई ऐसी इंटरेस्ट है कि आप जो वो सदर पाकिस्तान बनना चाह रहे हैं, तो इसके ऊपर उन्होंने ये कहा जी ये जो फिलहाल अफवाहें फैली हुई है ना, ये मुकम्मल झूठी है। ये अफवाहें जो फैला भी रहे हैं ना, वो गवर्नमेंट के खिलाफ भी है, मुक्तदरा के खिलाफ भी है। गवर्नमेंट के खिलाफ तो ऐसे है ना कि वो चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनके दरमियान गैप पैदा हो जाए, एक पेज जो है ना वो ना एक पेज फट जाए। और मुक्तदरा के भी खिलाफ है, आपको पता है तरीके सब मुक्तदरा के खिलाफ तो है ही है। वो तो मेरे ख्याल में आर्मी चीफ अभी बने ही नहीं थे, उससे पहले से आसिम मुनीर के साथ तरीके इंसाफ की वो मुखासमत जो वो चल रही थी। अच्छा, ये है कि उन्होंने कहा जी ये तमाम झूठ का पलंदा है, इसके अंदर कोई हकीकत नहीं है। और उन्होंने कहा जी मैं शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह ने मुझे पाकिस्तान का मुहाफिज बनाया, इससे बढ़कर ना मेरी कोई ख्वाहिश है ना जरूरत है कि कोई और मुझे ओहदा मिले, मुझे इससे बढ़कर कोई चीज नहीं चाहिए। मुझे अल्लाह पाक ने पाकिस्तान का मुहाफिज बनाया, यही काफी है। और मैं समझता हूं सर ये इज्जत अल्लाह ने लिखी होती है, अल्लाह के हाथ के अंदर है, जिसे वो दे। मार्का हक पाकिस्तान ने लड़ा, इसके अंदर पाकिस्तान को कामयाबी अल्लाह ने दिलाई। और जो जाहिर है टीम लीडर होता है वो आर्मी चीफ थे, और दूसरी तरफ सियासी गवर्नमेंट की अगर बात की जाए तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ थे। तो ये दोनों वो शख्सियत हैं जिनको अल्लाह ने इज्जत से नवाजा है कि पाकिस्तान ने एक जंग लड़ी और फातेह बन के पाकिस्तान लौटा। तो ये पाकिस्तान को एहसास मिला और बहुत बड़ी चीज है। और मैंने पहले भी कई ब्लॉग्स के अंदर कहा है कि आर्मी चीफ सदर पाकिस्तान कैसे बन सकते हैं। इतनी इज्जत अल्लाह पाक ने दी और फिर गवर्नमेंट ने इतनी ज्यादा इज्जत दी कि उनको फील्ड मार्शल के ओहदे के ऊपर तैनात किया। मैं समझता हूँ ये पहला ओहदा है पाकिस्तान के, वैसे तो दो हैं, लेकिन अयूब खान साहब वो खुद जो है वो प्रेसिडेंट बन गए थे,
تو انہوں نے اپنے آپ کو ہی عہدے سے نوازا تھا, یہ فیلڈ مارشل کے عہدے سے انہوں نے اپنے آپ کو نوازا تھا. لیکن یہاں پہ ایک جنگ جیتنے کے بعد کمال مہارت کے ساتھ, ہمت جمع مردگی کے ساتھ آپ نے یہ جنگ لڑی, اور مہینوں تک نہیں کھینچ کے لے گئے, نہ ہفتوں, دنوں بھی نہیں سر, گھنٹوں کے اندر فیصلہ ہو گیا. اس انداز کے اندر جنگ لڑی کہ بھارت کی سانسیں اکھڑ گئی تھی, بھارت کی گویا گردن پاکستان کے اندر آ گئی تھی. تو اس کے اوپر ان کو اعزاز کے اندر پاکستان نے فیلڈ مارشل آف پاکستان جو وہ بنایا ہے, تو آرمی چیف نے اس کی تردید کی, اور ڈیفینیٹلی یہی چیز جو ہے وہ نظر بھی آ رہی تھی. اچھا, اب خان صاحب کا یہاں سے ٹاپک شروع ہو جاتا ہے. سہیل بھائی صاحب نے ان سے جب کوئی یہ پوچھا عمران خان صاحب کے حوالے سے, یا پاکستان کے اندر جو سیاست کے اندر ابھی جو حالات چل رہے ہیں تو اس کے حوالے سے, تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ سیاسی مصالحت جو ہے وہ معافی تہ دل سے مانگی جائے, اور یعنی کہ انتہائی مخلصی کے ساتھ معافی مانگی جائے تو ممکن ہے. یعنی کہ سیاسی جو مصلحت ہے, جو ابھی ٹکراؤ کی پوزیشن ہے, اگر صدقے دل سے معافی مانگی جائے تو معاملات ہو سکتے ہیں, ممکن ہے. میں آپ کو بتاؤں, پہلے بھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے کئی بار یہ بتایا تھا کہ 9 مئی والے اگر کھل کے معافی مانگتے ہیں, اپنے گناہ کو, اپنے جرم کو تسلیم کرتے ہیں اس قوم کے سامنے, قوم کو وہ بتا دیں کہ بھائی ہم نے یہ زیادتی کی ہے, ہم نے ریاست کے اوپر اٹیک کیا ہے, تو پھر ان کو معافی مل سکتی ہے. وہ کہیں کہ آئندہ ہم نے ایسا نہیں کرنا, ان کے توبہ طائب ہو جائیں. تو توبہ طائب کیا اب خان صاحب ہوں گے؟ کیا خان صاحب یہ بتائیں گے قوم کو کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے؟ وہ تو ابھی تک بتا رہے ہیں کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا, یہ فالس فلیگ آپریشن تھا. بھائی فالس فلیگ آپریشن تھا تو طریق انصاف کے لوگ جناب اس کے اندر کیا کر رہے تھے؟ جی ایچ کیو کے اندر ان کی فوٹیج کہاں سے آ گئی؟ پھر وہ شہداء کی جو یادگاریں تھی اسے توڑ رہے تھے, وہ کون تھا؟ پھر یہ خان صاحب کا بانجا جو تھا وہ کور کمانڈر کی شلوار یا پتلون کو ڈنڈے کے اوپر لٹکا رہا تھا, کیا وہ بھی اس کے ہاتھ کے اندر جنات کے ذریعے سے بھیج دی گئی تھی؟ تو سر یہ ساری چیزیں آپ کرنے کے بعد آپ دوسروں کے اوپر ڈال رہے ہیں, پھر یہ خواہش رکھ رہے ہیں کہ اگلے آپ کو معاف کرنے سے ممکن نہیں ہے. آپ ان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ آپ نے یہ ڈرامہ کیا, آپ نے جھوٹ کیا, آپ نے طریق انصاف کے خلاف جو وہ یہ سارا کچھ کیا ہے. یعنی کہ جو ایپیسوڈ ہوا ہے یہ طریق انصاف کے خلاف جو ہے وہ فالس فلیگ آپریشن تھا, یہ خان صاحب کہہ رہے ہیں. تو جب آپ یہ کہہ رہے ہیں تو آپ کو معافی کہاں سے ملے گی؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ صدقے دل سے مخلص ہو کے قوم کے سامنے اپنے کرتوتوں کی معافی مانگیں, وہاں پہ توبہ کریں اور کہیں کہ یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے, آئندہ ہم ایسی غلطی نہیں کریں گے. تو پھر یہ چیزیں ممکن ہے. اور اس کا آرمی چیف نے یہ مثال جو وہ ایک نشان جو وہ اس کا دے دی ہے, ایک راستہ بتا دیا ہے کہ سیاسی مصالحت جو ہے سچے دل سے معافی مانگنے سے ممکن ہے. پھر انہوں نے یہ کہا جی کہ انہوں نے آرمی چیف نے اس کے حوالے سے یہ کہا کہ جو آدم علیہ السلام کی, جب وہ آدم علیہ السلام کا وہ جو ذکر قرآن پاک کے اندر بھی ہے کہ جب فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آپ آئے تو آدم کو سجدہ کرو, تو فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا. تو اس کو آرمی چیف نے کچھ اس طریقے سے جو وہ ایکسپلین کیا ہے کہ جو وہاں پہ ڈٹ گئے, ٹھیک ہے, جنہوں نے معذرت کر لی, معافی مانگ لی, سجدہ کر لیا, وہ بن گئے فرشتے, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہے گی کہ جو اکڑ گیا, جو وہاں پہ ڈٹ گیا, جس نے معافی نہیں مانگی, وہ شیطان بن گیا. اب پہلا تو وہ پہلو تھا نا کہ خان صاحب کی معافی کے حوالے سے, دوسرا یہ ہے کہ اگر خان صاحب معافی نہیں مانگتے جس انداز کے اندر ابھی تک وہ ڈٹے ہوئے ہیں, تو گویا شیطان کے ساتھ ان کو تعبیر کر دیا گیا کہ یہ شیطان ہے, اپنی بات کو مان نہیں رہے. جو کچھ انہوں نے پروپیگنڈا کیا, جو کچھ انہوں نے 9 مئی کی صورت کے اندر کرنا تھا کر دیا, اس کے بعد ہی پاکستان کی بیڑی کے اندر جو بٹے ڈالتے رہے وہ تو کر چکے, لیکن اس کے بعد مان نہیں رہے, دوسروں کے اوپر ڈال رہے ہیں. تو پھر انہوں نے جو مثال دی نا, چونکہ فرشتوں نے کہا تھا کہ اے اللہ آپ جو وہ انسانوں کو کیوں پیدا کر رہے ہیں, یہ زمین کے اندر فساد مچائیں گے, خون جو ہے وہ ایک دوسرے کا کریں گے, چونکہ اس سے پہلے انسانوں سے پہلے بنی نوح آدم سے پہلے جنات زمین کے اندر موجود تھے, انہوں نے زمین کے اندر یہ فساد مچا کے رکھا ہوا تھا. تو پھر اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے. تو پھر آدم علیہ السلام کو کچھ نام سکھائے گئے, ٹھیک ہے. پھر وہ آدم علیہ السلام سے پوچھے گئے, آدم علیہ السلام نے ایگزیکٹ بتا دیے. جب فرشتوں سے پوچھے گئے انہوں نے نہیں بتا سکے, تو اس کے اوپر جو وہ معذرت ہوئی, اور پھر وہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے کہا کہ آدم علیہ السلام کے آگے فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرو, تو تب انہوں نے سجدہ کر دیا تھا. تو خان صاحب اگر معافی مانگتے تو اچھے بچے بن سکتے ہیں, پھر سسٹم کے اندر ان کے لیے گنجائش پیدا ہو سکتی ہے. لیکن اگر معافی نہیں مانگتے تو سر کوئی چانس نہیں ہے. جس سپیڈ کے ساتھ ٹرائل ہو رہے ہیں, جس سپیڈ کے ساتھ طریق انصاف کو اب سزائیں ہو رہی ہیں, آنے والا وہ ٹائم دور نہیں ہے کہ خان صاحب کو 9 مئی کیسز کے اندر بھی بڑی سزا ہو جائے, ٹھیک ٹھاک سزا ہو جائے. یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ عمران خان کو چانس مل چکا ہے کہ معافی مانگ لو, لیکن اگر ٹرائل ہو جاتا ہے
सजाएं हो जाती हैं तो फिर उसके बाद शायद मुआफी वाला चक्कर या सीन वो खत्म हो जाए। अच्छा, इसके बाद फिर चीन के हवाले से, अमेरिका के हवाले से पाकिस्तान का अब क्या जो वो प्लान है, तो इसके बारे से सवाल किया गया, चूंकि आपको पता है कि अभी पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के काफी करीब हो रहा है, तो इसके ऊपर आर्मी चीफ ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान इस चीज के अंदर एक्सपर्ट है, वो ये जानता है कि चीन के साथ हमने जो तल्लुकात है उनको कैसे आगे डिलीवर करना है और कैसे हमने अमेरिका के साथ तल्लुकात को आगे बढ़ाना है। और उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त बात की कि एक दोस्त को पाने के लिए पहले दोस्त को या दूसरे दोस्त को कुर्बान नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान अपने अच्छे बुरे की जो वो पहचान रखता है। और फिर जब शहबाज शरीफ के हवाले से उनसे सवाल किया गया तो शहबाज शरीफ ने ये कहा, आर्मी चीफ ने ये कहा कि शहबाज शरीफ बड़े मुखलिस अंदाज के अंदर पाकिस्तान के लिए 18-18 घंटे वो मेहनत करने वाला शख्स है। यानी कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मौजूदा जो एस्टेब्लिशमेंट है, आर्मी चीफ है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है, वो मुतमईन है। वो ये कहते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है वो 18-18 घंटे काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देखें, खान साहब थे 10-11 बजे बनी गला से जागते थे, हेलीकॉप्टर के अंदर प्राइम मिनिस्टर के हाउस के अंदर जाते थे। और मैं आपको बताऊं कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के हवाले से मशहूर है कि ये सुबह 7 बजे प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर होते हैं, 6:30-7 बजे प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर होते हैं। और वहां पे इमरान खान साहब के दौर का जो आदमी अमला था ना, वो बड़ा परेशान हुआ है कि ये क्या हो गया। खान साहब तो हफ्ते के अंदर 4 दिन आते थे, 10-11 बजे आके पहुंचते थे, 2-2:30 बजे छुट्टी हो जाती थी। तो ये कैसा प्राइम मिनिस्टर सुबह 7 बजे, जब वो चपड़ासी वगैरह भी नहीं होते तब ये पहुंच जाते हैं। तो शहबाज शरीफ की वजह से वो भी अमला जो है वो टाइट किया हुआ है। तो शहबाज शरीफ तकरीबन जब खान साहब जाते थे उस वक्त तक आधे काम निपटा चुके होते, क्योंकि उन्हें शौक है काम काम काम। आप देखें ना, अभी केपी के फ्लड के अंदर है, जब फ्लड पंजाब के अंदर आता था, ये सीएम पंजाब होते थे शहबाज शरीफ, तो वो घुटनों तक वो शूज पहन के, ठीक है, वो मोटे मोटे वो कपड़े पहन के, वो हेलमेट वगैरह पहन के वो रेस्क्यू कर रहे होते थे लोगों को। वो हर जगह जाके देखते थे कि क्या हो रहा है, रेस्क्यू की टीमें कैसे काम कर रही है, इंतजामिया क्या काम कर रही है, किस जगह के ऊपर किस चीज की जरूरत है, तो वो पर्सनली जाके देखते थे। और अभी आज की भी फुटेज थी कि वो केपीके के अंदर वो कोई हेलीकॉप्टर के जरिए से कुछ सामान वगैरह वो दिया जा रहा था, तो उसके अंदर भी मौजूद थे। तो अब तक के लिए इतना ही था, अगले ब्लॉग तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।